साथियों, नमस्कार साथियों। मैं भूपेन शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग, चुराए हुए बचपन की कहानियां। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चुराया हुआ बचपन कैसे है। आइए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है अनीश जंग जी। शी वॉज बॉर्न इन 1964। इनका जन्म 1964 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। इनका जन्म राउरकेला में हुआ था और इनके बचपन और इनका एडोलसेंस एज हैदराबाद में गुजरा। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों ही राइटर थे। अनीश जंग बिगेन हिज कैरियर एज राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने भी अपना कैरियर भारत में एक राइटर के रूप में स्टार्ट किया। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। उन्होंने भारत में आने के बाद, भारत में लेखक कार्य करने के बाद, साथ ही साथ उन्होंने एडिटर का कार्य किया और कॉलमनिस्ट का भी कार्य किया। उन्होंने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी इंडिया में और इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपने कॉलम लिखने का कार्य किया। हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पाठ भी उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ही लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitations. उन्होंने अपनी इस पुस्तक में गरीबी के कारण पिस रहे बच्चों और रीति रिवाजों के कारण बच्चों की जिंदगी तबाह होती हुई स्थिति को देखा है और उसको उन्होंने क्या है, वर्णन करने का कार्य किया है। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें कई सारी कहानियां हैं। उनमें से दो कहानियां हमारे इस पाठ में दी गई हैं। इसमें से पहली स्टोरी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन ए गार्बेज। तो इस चैप्टर का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन ए गार्बेज। इस वीडियो में हम पहली स्टोरी को ही पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में इसकी सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps for my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा। लेखिका के बोल रही हैं कि मैंने साहिब से पूछा। साहिब कौन? वह व्यक्ति जो मुझे रोज सुबह सुबह क्या है, गार्बेज डंप्स में सोना बीनते हुए, सोना खोजते हुए व्यक्ति वह मिल जाता था। वह गार्बेज डंप्स जहां जो मेरे घर के नजदीक में है। लेखिका एक ऐसे बच्चे से बात कर रही हैं, एक ऐसे लड़के से बात कर रही हैं जो सुबह सुबह लेखिका के घर के पास में जो कचड़े का ढेर है उसमें से सोना बीनने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर सोने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि सोना है। गार्बेज में सोना नहीं मिलता है। तो सोना क्या है? दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच सोल्ड बाय साहेब इन ए शॉप, जंक डीलर और शॉपकीपर। तो शॉपकीपर जिन वस्तुओं को बीन कर उठाकर दुकानदार को बेचने के बाद जो पैसा आता है वो उसके लिए गोल्ड के समान ही है। इसलिए लेखिका उन्हें गोल्ड की बात कर रही है और उससे वो पूछती हैं कि तुम यह क्यों करते हो? क्या काम? कचड़े में से चीजों को बीनने का कार्य। साहेब लेफ्ट हिज होम्स लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर ढाका के हरे भरे मैदानी क्षेत्रों में बना हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसके यादों में भी कहीं दूर दूर तक वह घर नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर्स टेल्स हिम। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वहां पर जहां पर हम रहते थे, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में, वहां पर कई सारे तूफान आए और वे तूफान उनके खेतों को, उनके घरियानों को, उनके घर को उड़ा ले गए। अच्छा, आपको लोगों को ये सोचने की जरूरत है
कि ऐसे कोई तूफान भी आता है जिसमें घर उड़ जाए या खेत उड़ जाए? चलो एक बार मान भी लेते हैं कि घर उड़ भी जाए, लेकिन खेत कैसे उड़ते हैं? तो यहाँ पर उन तूफानों की बात नहीं हो रही, वहाँ पर उन संघर्षों की बात हो रही है, उन परेशानियों की बात हो रही है, उन दुखद कार्यों की बात हो रही है, जिस कारण से उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ के आना पड़ा। तो हम उन्हीं तूफानों की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी कारण से वे अपना घर छोड़कर इन बड़े-बड़े शहरों के पास आ गए और वहाँ पर आकर क्या है, बड़े-बड़े शहरों में जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर क्या है, कचरा बीनने का कार्य करते हैं। कचड़े में से चीज़ों को बीनने का कार्य करते हैं। हाँ, अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर तरफ देखते समय वह उनसे कहता है, उसके जवाब को आंसर देता है। कौन सा वाला प्रश्न? व्हाट डू यू डू दिस? जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो उसका उत्तर वो देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास और कोई काम करने के लिए है ही नहीं। ऐसा कहते हुए, बड़बड़ाते हुए वो दूर तरफ देखता है। तो लेखिका ने कहा, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो लेखिका ने कहा, अरे स्कूल क्यों नहीं जाती? मैंने तुरंत ही उससे कहा, स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने तुरंत ही, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस बच्चे को जो सलाह दी है, वो सलाह कितनी खोखली है। दिस इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे उसने कहा, मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। जब वे बना देंगे स्कूल तो मैं चला जाऊंगा। कौन बना देंगे? गवर्नमेंट बना देगी। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल यू विल कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। जब लेखिका ने उससे पूछा कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे, तो ऐसा मजाक करते हुए लेखिका ने उससे पूछा, और उसने इस मजाक को सच समझ लिया और उसने कहा हाँ, और बड़े मुस्कुराते हुए उसने क्या कहा, बिल्कुल बिल्कुल हम आएंगे। अ फ्यू डेज लेटर्स आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों के बाद जब वह मुझे फिर से मिला तो उसने भागते हुए मुझसे पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो लेखिका ने उससे कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। ऐसा कहते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एम्बरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से, एक छोटे से बच्चे से झूठा प्रॉमिस कर रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन लेखिका अपने आप को संतुष्टि इस बात से दे लेती है कि वो सोचती है कि ऐसे वादे करने वाले लोग इस संसार में उसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कुछ महीनों के जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंस, उसने अपना उत्तर बताते हुए कहा, मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वह नहीं जानता था कि उसके इस नाम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time to believing it. अगर उसे पता चल जाए कि उसके घर का नाम, उसका जो नाम है, उसका मतलब है इस संसार का मालिक, और संसार का मालिक क्या कर रहा है? कचड़े में से चीजों को बीनने का कार्य कर रहा है ना? और उसे बड़ी मुश्किल से ये समझ में आएगा, विश्वास हुआ कि अरे मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूं और मुझे क्या है, क्या करना पड़ रहा है। Unaware of what his name represent, he roams the streets with his friends, an army of barefoots who appears like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम से अपरिचित, अनजान वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ में क्या करता है? दोस्तों के साथ में नंगे पैर सुबह सुबह निकल जाता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे मॉर्निंग बर्ड जो होती हैं, दोपहर तक अपने घर को छोड़कर कहाँ चली जाती हैं? अनाज के दानों को बीनने के लिए, या उन्हें क्या है, बटोरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए निकल जाती हैं काम के पास। उसी प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अपने घर से सुबह सुबह कचड़े में से चीजों को बीनने के लिए निकल जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। एक महीने के समथिंग मैं उन सभी बच्चों को जानने लगी थी। जितने भी बच्चे थे, जितने भी क्या है, साहिब आलम के साथ में दोस्त वगैरह थे जो कचड़े में से चीजों को बीनने के लिए आते थे, मैं उन सबको क्या है, जानने लगी थी। तो मैंने एक दिन उनमें से एक से पूछा, वाई आरंट यू वियर चप्पल्स? आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने उत्तर दिया कि हमारी मम्मी जो है, भाई मम्मी
जो अलमारी है उस अलमारी के ऊपर जो चप्पल रखी हुई है वो उतार के देती नहीं है पहनने के लिए. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. जब मैंने उससे पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो कहता है कि मेरी माँ मुझे क्या है चप्पल उतार कर नहीं देती है. और उसी के साथ में क्या है बगल में खड़ा हुआ एक जो लड़का है जो कैसे पहने हुए है, जूते पहने हुए हैं. इसके जूते लेकिन क्या है मैच नहीं कर रहे हैं. उसने कहा कि यदि इसकी मम्मी उसे दे भी देंगी लेकिन इसे फेंक देगा, ये पहनेगा नहीं. When I comment on it, he shuffled his feet and says nothing. जब लेखिका ने उसके जूतों के ऊपर कमेंट की कि जो बताओ कि तुम जूता अलग अलग रंग के क्यों पहने हुए हो, अलग अलग तरह के क्यों पहने हुए हो, तो उसने कुछ नहीं कहा, केवल सफल किया. सफल का मतलब होता है पैर हिलाना शुरू कर दिया. I want shoes, says the third boy, who has never owned a pair of his life. उसी के बगल में एक और बच्चा बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था. उसने कहा कि हमें भी जूते चाहिए. उस लड़के ने अपने पूरे जीवन में काल में कभी भी जूते नहीं पहने थे. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट्स. पूरे देश की भ्रमण करने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारे भारत देश में बच्चे जो है नंगे पैर घूमते हैं, बेयरफुट्स रहते हैं. इन सिटीज एंड ऑन विलेजेस रोड्स, शहरों में भी और गाँव में भी. शायद आपको ये पता नहीं है, आज से काफी साल पुरानी स्टोरी है. तो उस जमाने में बच्चे नंगे पैर घूमा करते थे. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशंस टू स्टे बेयरफुट्स. लेखिका कहती हैं ये पैसों की कमी नहीं है बल्कि ये ट्रेडिशंस है नंगे पैर रहना. इन वन एक्सप्लेनेशन, एक अगर सही तरह से इसका विश्लेषण किया जाए तो एक तो क्या है, एक क्या है पैसों की कमी नहीं है, वो नंगे पैर रहना चाहते हैं. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट्स ऑफ पॉवर्टी. मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस ऐसा कहकर क्या करते हैं, अपनी गरीबी को छिपाने का कार्य करते हैं. आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम द उडीपी वंस टोल्ड मी. मुझे एक वह कहानी याद है जो कहानी मुझे एक व्यक्ति ने मुझसे उडीपी में कहा था, जो उडीपी से आया हुआ था. उसने कहा था एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन द ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट. उसने बताया कि एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था, वो लड़का रोज स्कूल जाया करता था. उसका स्कूल कहाँ पे था, एक पुराने मंदिर के उस पार था और उस मंदिर में उसके पापा पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. वह वहां पर थोड़ी देर समय के लिए मंदिर में रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान हमें एक जोड़ी जूते दिलवा दो. 30 years later I visited his town and temple. 30 साल के बाद जब मैं उस गांव में उस मंदिर के पास घूमने के लिए गई, which was now drawn to in the an air of desolations. अब जो मंदिर है वो मंदिर काफी ऊंचाई तक आकाश में छू रहा है, गगनचुंबी हो रहा है. The solutions in the backyard where lived the new priest. मैंने देखा कि उस मंदिर के पीछे घर बना हुआ है, उसमें अब नया पुजारी रहता है. There were reds and white plastic chairs. और उसके घर के पास में लाल और सफेद कुर्सियां रखी हुई हैं. A young boy dressed in a grey uniform. तभी एक छोटा सा लड़का एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनकर वहां पे आता है. Wearing socks and shoes. मोजे और जूते भी पहने हुए हैं. Arriving paintings and throwing his school bag on the folding bed. दौड़ता हुआ कहाँ पे आ रहा है, हाँफता हुआ घर आता है और घर आकर क्या है फोल्डिंग बैग के ऊपर अपना स्कूल बैग डाल देता है, फेंक देता है. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to be goddess when he had finally got a pair of shoes. उस लड़के को देखकर, उस लड़के की स्थिति को देखकर मुझे आखिरकार यह आवाज हुआ कि देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. किसकी, जो लड़का रोज आकर क्या कहता था, हे भगवान हमें एक जोड़ी जूते दिलवा दो. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. ईश्वर ने, भगवान ने, देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in the neighborhood remain shoeless. आज के समय में पुजारियों के बच्चे भी जूते पहनने लगे हैं, लेकिन आज मेरे पड़ोस में रहने वाले जितने भी रैग पिकर्स हैं वो अब भी शूलेस ही हैं, वो भी अब भी क्या है जूते के बिना ही क्या है काम करते हैं. My acquaintances with the barefoot rag pickers lead to me सीमापुरी. मेरी जो इच्छाएं थी, तीव्र इच्छाएं, मुझे बेयरफुट रैग पिकर्स के यहाँ पे लिखी गई, जो कि वो सीमापुरी में रहते थे.
सीमापुरी वह स्थान है, प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली yet miles away from it. सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के पास ही है, कुछ मील की दूरी पर है, लेकिन वहां पर सब लोग रहते हैं। मेटाफोरिकली, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पर वे सभी लोग रहते हैं जो इधर उधर से भटक कर आए हुए लोग एकत्र होकर रहते हैं, जो बांग्लादेश के समय 1971 में वहां से छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, जब साहिब का परिवार आया था तब सीमापुरी एक बियावान जगह था। इट स्टिल इज, अभी वीरान जगह है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब इतना खाली नहीं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स एंड द टिन टारपोलिन डिवॉइड द सीवेज ड्रेनेज और द रनिंग वाटर लिव 10,000 ड्रग पिकर्स। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना ही लैट्रिन की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। मिट्टी से घर बने हुए हैं, टीन से घर बने हुए हैं, टारपोलिन के घर बने हुए हैं, और ऐसे घरों में और रहता है 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वे यहाँ पर पिछले 30 सालों से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिशन बट विद द रेशन कार्ड्स दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। कोई पहचान नहीं है, लेकिन उनके राशन कार्ड बन गए हैं, और राशन कार्ड बनने के कारण वो वोटर्स बन गए हैं, और वोटर्स बनने के कारण वो क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड से अनाजों को खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि फूड जो ज्यादा है, फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की पहचान से। जिंदा रहोगे तो पहचान बन नहीं रहेगी। If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that give us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field of and rivers. जब लेखिका ने सीमापुरी में बैठी हुई कुछ महिलाओं से एक प्रश्न पूछा, वो महिलाएं जो फटी हुई साड़ियां पहने हुए थीं, तो मैंने पूछा कि वे अपने सुंदर से प्यारे से हरे भरे देश को छोड़कर, नदियों और खेतों मैदानों के देश को छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए। तो उन्होंने कहा कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। उन्होंने कहा कि फूड ज्यादा महत्वपूर्ण है पहचान से भी, और अगर दिन के अंत तक हम अपने परिवार के लोगों को बिना पेट में दर्द किए हुए, यानी कि बिना खाना खा के अगर सो रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। हमें ऐसे हरे भरे मैदानों की कोई आवश्यकता नहीं है जहां पर हमें अन्न का दाना प्राप्त ना हो सके, जहां पर हम क्या है सही जीवन ना जी सके। यहीं पे ठीक है हम तो। Wherever they find food, they pitch their tents that becomes tents at homes. जहाँ कहीं पर भी उन्हें खाना मिलता है वहां पर वो अपने टेंट लगा लेते हैं, और टेंट लगाने से क्या है हो जाता है, वहीं पर अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन टेंट में क्या है बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और उनके जीवन जीने में उनके साथी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग्स, और सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब है रैग पिकिंग्स, यानी कि कचड़े में से चीजों को बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। काफी सालों के मेहनत के बाद, अनुभव के बाद वो इस कार्य में सफल हो जाते हैं, उनकी क्या है दृढ़ मजबूत हो जाते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर द हेड्स, उनके सर के ऊपर छत है। इवन इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही टपकती हुई छत क्यों ना हो, है तो छत। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन किसी बच्चे से ज्यादा बच्चे के लिए ये कुछ और भी है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन इन 10 रुपी नोट, साहेब सेज। हिज आई इज लाइटिंग अप, ऐसा कहते हुए साहेब के आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है कि मुझे कभी कभी क्या है कचड़े में से क्या मिल जाता है, 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, 1 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपीज नोट मिल जाता है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में अलग से चमक देखते हुए बनती है। When you find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging. लेखिका बताती है कि यदि आपको कोई चांदी का सिक्का कचड़े में डला हुआ मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप उस कचड़े के डिब्बे में से क्या करेंगे और उसको क्या है छानने का प्रयास करेंगे। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस आशा से कि तुम्हें कोई और भी मिल जाए, 1-2 चांदी का सिक्का और मिल जाए।
It seems that for children garbage has a meaning different from what is meaning to their parents. ऐसा प्रतीत होता है कि कचरा जो है बच्चों के लिए अलग मतलब रखता है और माता पिता के लिए अलग मतलब रखता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर्स। बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि वह उसमें चमत्कार खोजे हुए हैं, दबे हुए हैं। फॉर एल्डर्स इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़े लोगों के लिए जीवन जीने का एक कार्य। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट टू द नेबरहुड क्लब। एक ठंड के समय, ठंड के मॉर्निंग में मैंने देखा साहेब कहाँ पर खड़ा हुआ था। मेरे घर के पास में ही एक क्लब था, उस क्लब के गेट पे खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट। वो दो व्यक्तियों को देख रहा था जो सफेद कपड़े पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। उसने गुनगुनाते हुए कहा, मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉचिंग इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। बड़े ही ध्यान से क्या दिख रहा था, उन लोगों को, उन दोनों व्यक्तियों को खेलते हुए दिख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। वो बताता है, वह स्वीकार करता है कि मैं अंदर जाता हूँ। कब आ जाता हूँ, जब कोई नहीं होता यहाँ पे। द गेट कीपर्स लेट मी यूज टू स्विंग। गेट कीपर मुझे अंदर आने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी टेनिस शूज पहने हुए था और साथ ही साथ एक रंग उड़ी हुई शर्ट पहने हुए था और साथ ही साथ शॉर्ट यानी कि हाफ पैंट भी पहने हुए था, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको, हाफ पैंट पहने हुए हैं। Everyone, someone gave them to me. He asked in the manner of an explanation. उसने अपने आप विवरण बताते हुए कहा कि मुझे ये कपड़े जो है किसी ने दिए हैं। The fact that they are discarded shoes for some rich boys. सत्य बात तो ये थी कि वे जो कपड़े थे, वे कपड़े किसी धनवान बच्चे के उत्तरन थे जो अब वो उसे नहीं पहनना चाहता। Who perhaps refuse to wear them because of a hole in a one of them. ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी धनवान व्यक्ति के बच्चे ने उसे पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि उनमें से एक में छेद निकल आया था। Does not bother him. और वो छेद उसे क्या है, कोई परेशानी नहीं कर रहा था। For one who has walked barefoot even shoes with a hole is dream come true. लेखिका बताती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास जूते ही ना हो, नंगे पैर घूमता हो, उसे जूते मिल जाए, चाहे भले ही छेद वाले ही क्यों ना हो, तो उसके लिए उसका तो सपना साकार होने जैसा है। बट द गेम इज ए वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन लेखिका कहती है कि जो ये गेम देख रहा है वो गेम इसकी बहुत ही पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज सुबह सुबह साहेब अपने मिल्क बूथ की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर है। I now work in a tea stalls down the road, he says, pointing in a distance. अब वो क्या है, एक स्टील टी स्टॉल पर कार्य करता है। वह दूर से इशारा करते हुए बताता है कि मैं अब उस दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल इज मील। वो बताता है कि मुझे अब 800 रुपये पर महीने मिलता है और मुझे खाने के लिए खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने पूछा, क्या उसे यह नौकरी पसंद है? His face I see has lost the carefree look. मैंने देखा उसका चेहरा, उसके चेहरे से अब चिंता रहित मुस्कान जो थी वो मुस्कान जा चुकी थी। The steel canister seems heavier than the ragged plastic bags he would carry so lightly over his shoulders. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो स्टील कनिस्टर का जो स्टील कनिस्टर था दूध के लिए, वो भारी लग रहा था। किसके? इसके खुद के प्लास्टिक बैग से, जिसमें वह अपने कंधे पर रखकर पूरे दिन पूरी रात क्या करता रहता था, कचड़े में से चीजों को बीनने का कार्य करता रहता था। The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. बैग उसका होता था, लेकिन ये स्टील कनिस्टर किसका है? उस दुकान के मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। इस प्रकार से हमारी पहली स्टोरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है सब दोस्तों को समझ में आई होगी। अगली स्टोरी के लिए अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद। और जब तक अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।